खास आदमी के सामने ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। देखो चित्रा त्रिपाठी जी का एक ट्वीट देखिए, मासूम बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ वो क्रूरता की पराकाष्ठा है। पिता के साथ बिहार पुलिस का बर्ताव उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जरा सोचिए कि अगर ये बहादुर महिला योगिता भयाना एक सोशल एक्टिविस्ट है, इनके लाखों में फॉलोअर्स भी हैं, अगर वो वहां पर नहीं होती, इनकी आवाज किस तरह से पुलिस दबा देती। मोबाइल कैमरे के सामने भी इतनी निर्लज्जता, आखिर कैसे #बिहार पुलिस। सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, भयाना जी कहती हैं कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है, मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया तो वो धरना करने लगी और वो कहती हैं कि वो पहले मुख्यमंत्री से मिलेंगी, पीड़िता को इंसाफ दिलाएंगे तभी यहाँ से जाएंगे। तो वहाँ पुलिस वाला व्यक्ति कहता है, अधिकारी कहता है कि देखिए ऐसा बात है, आप महिला है ना, महिला की तरह रही है। तो फिर भयाना जी कहती हैं चलो ठीक है, मैं महिला हूँ, महिला की तरह रहूंगी और आपको मैं सोशल मीडिया पे भी फेमस करती हूँ। और ये सब कहने के बाद भी अकड़ ढीली नहीं होती है, सोशल मीडिया पे बात होने लगी। अब देखिए ये तो हाल है। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं नीतीश कुमार जी की, जो कि मुख्यमंत्री है बिहार के। वो राज्यसभा जाने के इच्छुक कैसे हैं? अब वो आरजेडी की टिकट से जाएंगे या बीजेपी की टिकट से जाएंगे? सवाल तो यहाँ पर ही है, मुख्यमंत्री होते हुए भी राज्यसभा का पद के लिए इतने लायक क्यों हो रहे हैं? कोई सेंस है इस बात का? चलो मैं पूरी राजनीति में आपको समझाता हूं इसके अंदर है क्या। खबर तो दोस्तों अब यह भी आ रही है कि नीतीश को राजद भी राज्यसभा भेज सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सचमुच राज्यसभा जाना चाहते हैं? अच्छा, ये बात कहां से निकली? हवाई बात नहीं है। उन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में साफ तौर पे कहा था कि देखो वो विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन कभी भी राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। उनके इस बयान के बाद से ही यहां से चर्चाएं होना शुरू हो जाती हैं कि वो संसद के उच्च सदन में जाना चाहते हैं और इसी को आधार बना करके ये भी कहा जाने लगा कि वो उपराष्ट्रपति हो भी सकते हैं और इस नाते उच्च सदन के सभापति भी बन सकते हैं। हालांकि इस बात का कोई भी शून्य संभावना नहीं है कि भाजपा उनको या फिर कोई दूसरी पार्टी के किसी नेता को उपराष्ट्रपति बनाएगी। बहरहाल नीतीश कुमार ने चाहे जिस वजह से भी राज्यसभा वाला बयान दिया हो, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो उच्च सदन में जाने की इच्छा रखते हैं। देखो असल में उनकी ये इच्छा किस वजह से हो सकती है? एक वजह यह भी बताई जा रही है कि उनके जो चिर प्रतिद्वंदी थे लालू प्रसाद चारों सदनों में सदस्य रहे हैं। देखो लालू प्रसाद यादव, आपको पता है, लालू प्रसाद यादव विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा चारों सदन में रह चुके हैं। लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो 20 साल तक राज करेंगे। सचमुच वो उनकी और उनकी पत्नी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद लालू प्रसाद यादव वो 5 साल केंद्र में मंत्री रहे। उसी तरह नीतीश कुमार भी 20 साल से भी ज्यादा राज कर चुके हैं, वर्षों तक केंद्र में मंत्री रहे और पिछले 17 सालों के बीच का जो 1 साल अगर छोड़ दिया जाए, तकरीबन 16 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। तभी उनकी जो इच्छा हो सकती है कि वो राज्यसभा में भी जाएं। लेकिन सवाल यहां पर फिर से खड़ा हो जाता है कि वह स्वेच्छा से मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ करके राज्यसभा में जाएंगे क्या? देखो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद तो जा ही सकते हैं, लेकिन इस बात की संभावना आपको लगता नहीं थोड़ी सी कम है कि वो स्वेच्छा से पद छोड़ करके वो राज्यसभा में जाएंगे? मुझे तो ऐसे लगता है अगर वे अपनी स्वेच्छा से पद छोड़ना चाहें तो वो अपनी पार्टी से राज्यसभा जा सकते हैं या फिर भाजपा भेज सकती है और राष्ट्रीय जनता दल भी उनको उच्च सदन में भेज सकती है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, एक कैच है। क्या शर्त है? वो शर्त ये है कि मुख्यमंत्री का पद राजद को देना पड़ेगा। भाजपा को लग रहा है कि वो जब भी पद छोड़ेंगे तो भाजपा का सीएम होगा, लेकिन भाजपा को इस गलतफहमी से निकल जाना चाहिए कि नीतीश कुमार भी इस पूरे ड्रामे के बीच में कभी भी एंटी क्लाइमैक्स कर सकते हैं। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही थी। उन 15 सालों में केंद्र में 6 साल तक भाजपा की सरकार भी रही, लेकिन कभी भी केंद्र और राज्य का झगड़ा सुनने को मुझे और आपको नहीं मिला था। लेकिन अलग अलग पार्टियों में होने के बावजूद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बीच जो सद्भावना और जो सद्भाव दिखाई दिया, वो सद्भाव सरकारों के कामकाजों में भी दिखाई दिया। कोई काम अटका नहीं, कोई काम रुका नहीं, लेकिन कानूनन व्यवस्था को लेकर के समस्याएं हुई और पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तक की, लेकिन झगड़े की नौबत कभी नहीं आई और नहीं दिखाई दी। इतिहास में देखा हुआ है। परंतु राज्य में जैसे यूनियन टेरिटरी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई दिन ही ऐसा होता होगा जब राज्य सरकार का केंद्र से किसी ना किसी मसले पर विवाद हुआ ना हो। देखो इसी तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही राज्य सरकार का केंद्र के साथ झगड़ा शुरू हो गया है। अब भाखड़ा
व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में केंद्र सरकार ने बाहर के लोगों को नियुक्त करने का फैसला किया और उसके साथ ही राज्य की विधानसभा में एक प्रपोजल यानी कि एक प्रस्ताव पास करके चंडीगढ़ पर पंजाब का पूरा नियंत्रण देने की मांग कर दी गई। अब देखिए, केंद्र से 2 साल में 1 लाख करोड़ रुपया मुख्यमंत्री मांग चुके हैं, जिसे लेकर के अगले कुछ दिनों में केंद्र के खिलाफ अभियान छिड़ सकता है और छिड़ेगा ही। यहाँ पर सवाल फिर खड़ा हो जाता है। सवाल यह हो जाता है कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति के तहत भाजपा से लड़ती है ताकि उसे देश भर में भाजपा का विकल्प माना जाए? आपको क्या लगता है? या फिर दूसरी बात कि भाजपा अपनी तरफ से उसे मौका देती है ताकि कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी उससे लड़ती दिखे और कांग्रेस लोगों की नजरों में ओझल हो जाए। दोनों बातों में से कौन सी बात हो सकती है? दोनों ही बात हो सकती है। लेकिन पर्सनली मैंने पहले भी एनालिसिस किया, मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ऐसा करेगी, क्योंकि बीजेपी की जीत का राज ही कांग्रेस की पार्टी है और उसे वो ओझल होने कैसे होने दे सकती है? देखो, आम आदमी पार्टी जहां जहां पर है वहां भले ही कांग्रेस का सफाया हो गया हो, लेकिन वहां भाजपा वापसी नहीं कर पाई हो, सिंगल डिजिट में जाकर के निपट चुकी है। ये एनालिसिस मैं आपको बता चुका हूं। मतलब कांग्रेस अगर फाइट में दिखाई देगी तो बीजेपी जीतती जाएगी। अगली बात करते हैं हिंदुत्व की राजनीति से। अब विपक्ष बहुत चिंतित दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति ने विपक्षी पार्टी को नींद उड़ाई हुई है, खास करके उन राज्यों में जहां भाजपा विरोधी पार्टियों की सरकार है या फिर भाजपा अभी कमजोर है और पैर जमाने का प्रयास कर रही है। मैं कहां की बात कर रहा हूं? मैं तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र में की बात कर रहा हूं। तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि अगर भाजपा ने उत्तर प्रदेश या कर्नाटक जैसी राजनीति उनके यहाँ की तो क्या होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और उनके जो जो उनके वित्त मंत्री हैं त्यागराजन ने जो बयान दिया है, उस बयान से चिंताएं झलकती दिखाई देती हैं। बयान में यह कहा था उनके राज्य में आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति काम नहीं करेगी, क्योंकि तमिलनाडु में 100 साल पहले ही धर्म का लोकतांत्रिकरण कर दिया गया था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि किसी तरह का कट्टरपंथ राज्य की बुनियादी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर पाएगा। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री स्टालिन ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा उसे तीसरी ताकत बनना है, लेकिन 10% नंबरों के साथ। सोचिए, तमिलनाडु के नेता कब भाजपा या कांग्रेस पर हमला करते हैं। वहां राजनीति डीएमके और अन्ना डीएमके के बीच आसपास घूमती है, इसलिए दोनों पार्टी एक दूसरे को निशाना बनाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है? देखो, परिप्रेक्ष्य बदला नहीं बदला, लेकिन अब सत्तारूढ़ दल को भाजपा की चिंता सता रही है। यह पॉलिटिक्स, यह चिंता पड़ोसी राज्य कर्नाटक की राजनीति को देख करके शुरू हो चुकी है। जो कर्नाटक में भाजपा नेताओं ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। वोट चल रहे थे, वोटिंग खत्म होती तो दूसरा मुद्दा वहां पे आ जाता है। इस आधार पर समाज बटा और इसी बीच हलाल मीट का बहिष्कार भी शुरू हो जाता है। ये पोलराइजेशन, ये ध्रुवीकरण करने की एक राजनीति है, जिसका एकमात्र फायदा भाजपा को तो होता ही होता है। ये आंकड़े खुद कहते हैं। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां मुस्लिम आबादी तकरीबन आपको 29-30% है, वहां हो सकता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा को वहां फायदा ना पहुंचा पाई हो, लेकिन जहां मुस्लिम आबादी, आंकड़े ये कहते हैं कि जहां मुस्लिम आबादी कम से कम 5 से 15% के बीच है, वहां भाजपा की राजनीति सफल हो जाती है और हो सकती है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना और एनसीपी के नेता इसलिए हैरान, परेशान, चिंतित और मंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने एक भाषण दिया था, जिस पर शिवसेना और एनसीपी दोनों के नेता भड़क जाते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं, वरना उनके लोग मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने खुद उनके खिलाफ बयान दिया, तो शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे भाजपा का लिखा हुआ भाषण को पढ़ रहे हैं। जाहिर है दोस्त, शिवसेना और एनसीपी दोनों को लग रहा है कि भाजपा आक्रामक हिंदुत्व की जो राजनीति है ना, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जिससे इन दोनों को नुकसान हुआ है। आज पता चला कि संजय राउत की जो वाइफ है, उनकी संपत्ति को अब अटैच कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से, एजेंसी की तरफ से हमला है। ये चलो बाद में बात करेंगे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।